नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 हिंदी कोर टर्म 2 के मॉडल पेपर सेट 2 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 के प्रश्नों को डिस्कस कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के देख सकते बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए बच्चों, खंड क में आपका एक अपठित पद्यांश दिया हुआ है और इसके अथवा में एक आपका गद्यांश दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक को पढ़ करके नीचे जो उससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, उसके उत्तर को आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे दोनों का उत्तर बताता हूँ, एग्जाम में जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस पैसेज जो यानी कि आपका जो कविता दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इसके डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूँ। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों, आपको कविता यानी कि जो पद्यांश दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको उत्तर देना है, अपने से मत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, व्यक्ति की दृष्टि तीक्ष्ण एवं दूरदर्शी होनी चाहिए, जो भविष्य के अंधकार को चीरकर उज्जवल प्रकाश हम तक ला सके। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, ऊंचे से ऊंचे सपने को निमंत्रण देने का भाव क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव यह है कि व्यक्ति का लक्ष्य उच्च एवं महान होना चाहिए, क्योंकि तभी वह जीवन रूपी सागर को पार करने में सफल सिद्ध होगा। यानी कि हमें एक तरह से कह सकते नहीं, कहते बड़े सपने देखो, तो वहां पे यही कविता में बताया गया है। उसके बाद देखिए अगला इसका क्वेश्चन है ग नंबर का, कि नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में किसके सामने झुकने की बात की गई है। तो देखिए, नहीं झुका करते जो दुनिया से, पंक्ति में अपनी आत्मा के सामने, यहाँ पे होगा झुकने, ठीक, यहाँ पे सूखने गया तो झुकने की बात कही गई है, क्योंकि लोग दुनिया से समझौता करने उनकी अन्याय युक्त बात मानने के लिए कभी नहीं झुकते। उसके बाद इसके अथवा में था आपका एक पैसेज, यानी कि आपका गद्यांश था बच्चों। तो गद्यांश को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसके डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ, इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ठीक है। और मेरे अनुसार अगर आप माने तो एग्जाम में आप लोग क्या कीजिएगा, गद्यांश को ही बनाइएगा, क्योंकि गद्यांश से आपको जो दिया हुआ रहेगा उससे आंसर खोजने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी, और जो कविता दिया हुआ रहेगा, पद्यांश दिया हुआ रहेगा, उससे आपको आंसर खोजने में थोड़ी परेशानी होगी बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो गद्यांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का एक उपयुक्त शीर्षक लिखिए, नहीं सबसे बढ़िया शीर्षक लीजिए। पहले गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका एक शीर्षक दीजिएगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पे मैंने दो शीर्षक लिख दिया है, आपको जो अच्छा लगे उस प्रकार से लिखिएगा। कुछ भी इसका शीर्षक हो सकता है, उससे रिलेटेड होना चाहिए, जिसमें आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा तो अपने आप समझ में आएगा किसके बारे में ज्यादा वहां पे चर्चा किया गया है, ठीक है। तो नदियों की दुर्दशा के बारे में चर्चा किया गया है, अथवा प्रकृति के प्रति निर्मम मानव के, ठीक है। आप नदियों को दुर्दशा भी लिख सकते हैं, अथवा प्रकृति के प्रति निर्मम मानव भी लिख सकते हैं। उसके बाद ख नंबर का प्रश्न है बच्चों, नदियां मां के समान पूजनीय व वंदनीय क्यों है। तो देखिए बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा पैसेज के अनुसार, नदियां मां के समान पूजनीय व वंदनीय है, क्योंकि जिस प्रकार मां अपना दूध पिलाकर अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, ठीक उसी प्रकार नदियां भी खेतों को जल प्रदान कर अन्न शाक उपजाती है, जिससे हमें जीवन की प्राप्ति होती है। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, हमने नदियों को दरिद्र व दिन कैसे बना दिया। तो देखिए बच्चों, हमने नदियों के जल को प्रदूषित करके उन्हें दरिद्र व दिन बना दिया। शहर के सभी नालों से पानी नदी में जाकर गिरता है, सब जलाकर उनकी राख नदी में ही प्रवाहित की जाती है। औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली गंदगी है बच्चों, उसे भी क्या होती है, नदी में बहाई जाती है। इस वजह से क्या हमने क्या कर दिया है, नदियों को दरिद्र व दिन बना दिया है, पैसेज के अनुसार, ठीक है। और ये हकीकत भी है आपका, देखिए नदी इतना प्रदूषित हो गया है, जितना भी नदी, अगर आप शहर से है बच्चों तो देखिएगा, जितना भी शहर का नाला है सारा नाला नदी में ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और जितने भी फैक्ट्रियों से गंदगी निकलती है सारा नदी में बहा दिया जाता है। इस वजह से क्या हुआ, नदियां दरिद्र और दिन बन गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अब आपका खंड का स्टार्ट होता है बच्चों, ठीक है। इसमें अभिव्यक्ति और माध्यम तथा रचनात्मक लेखन है। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है 2 नंबर का, यहाँ पे 4 प्रश्न है, ठीक है। इनमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे आपका क में है निबंध लिखना है, तो निबंध भी आपका 2 यहाँ पे अथवा में भी दिया हुआ है। आप वृक्षारोपण पर भी निबंध लिख सकते हैं, तो कोरोना एक महामारी पर भी निबंध लिख सकते हैं। अगर आप निबंध लिखते हैं तो इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अगर दोनों लिखते हैं फिर भी आपको 5 ही नंबर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो आपका वृक्षारोपण है तो
यहाँ पे कुछ दो निबंध दिया हुआ रहेगा तो निबंध लिखेगा तो दो में से एक ही निबंध लिखना है। बाकी बात ख ग इसमें से तीन में से किसी एक पर आपको लिखना है। पहला एक है पत्र लिखने के लिए, दूसरा आपका है एक देखिए एडिटर, लेटर टू एडिटर यानी कि जो आपका संपादक के पास पत्र लिखने के लिए है, और तीसरा है आपका जिसे पत्रकारिता किसे कहते हैं, पत्रकारिता के कितने प्रकार होते हैं, संपादन किसे कहते हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन लिखने वाला आपका दिया हुआ रहता है। तो ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे आपको सारा का उत्तर बताता हूँ, जो आपको एग्जाम में जैसा आए आप लोग उसको लिखे। मेरे अनुसार अगर माने तो आप लोग एक निबंध लिखेगा और एक पत्र लिखेगा। ये पत्रकारिता किसे कहते हैं, कुछ भी यहाँ पे डिफिनेशन आपको लिखने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में वही बोला जाएगा। तो ये पत्र लिखना है, एक पत्र अगर आप लिखना सीख लेते हैं तो सारा उसी प्रकार से पत्र लिखा जाता है, सारा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और निबंध तो बचपन से ही लिखते आ रहे हैं, क्या बात सही ना। ठीक है, तो निबंध भी आप लोग लिखिए, दो ही लिखिएगा मेरे अनुसार, ये सब छोड़ दीजिएगा। और तो हो सकता है तो दो ही, ये दोनों पत्र लिखिएगा, निबंध नहीं लिखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग वृक्षारोपण पर निबंध देख लेते हैं, उसके बाद कोरोना एक महामारी पर निबंध को देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो अगर आप पीडीएफ अभी लिखना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर का बहुत ही ज्यादा महत्व है। मॉडल पेपर से ही आपको अधिकतर प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा बच्चों। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। इसमें किसी एक विशेष राइटर का आपको लेना है जिन्होंने वृक्षारोपण यानी कि प्राकृतिक के बारे में लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं श्री के.एम. मुंशी, यानी कि जो मुंशी है बच्चों, श्री एम के मुंशी, उसके द्वारा क्या कहा गया है उसको आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, जो आपका है वृक्ष का अर्थ पानी, पानी से रोटी मिलती है, जीवन देती, इन्होंने कहा है। ठीक है, वनों या वृक्षों का एक भारतीय संस्कृति में बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ लोग प्राचीन काल से ही आज तक वृक्षों की पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है, अश्वत्थ पीपल का वृक्ष तो वासुदेव भगवान का प्रतीक माना गया है। लाभ दृष्टिकोण से भी वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। किसी भी देश की आर्थिक विकास में वृक्षों की महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस प्रकार से आपको लिखना है प्रस्तावना पहले, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि वृक्ष कृषि उद्योग आयात सहायक है, तो इनमें से अन्य महत्वपूर्ण लाभ भी है। वृक्षों के दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लाभ और एक अप्रत्यक्ष लाभ। वृक्षों से जो लाभ होता है बच्चों, एक होता है डायरेक्ट लाभ और एक होता है क्या, इनडायरेक्ट लाभ। देखिए डायरेक्ट लाभ पहले हम लोग लाभ देख लेते हैं, किस प्रकार से हम लोगों को डायरेक्ट प्रॉफिट वृक्षों से होता है। तो देखिए बच्चों, वृक्षों से अनेक उद्योगों को आश्रय मिलता है, जैसे सवाई घास और बांस के कागज बनाया जाता है। वृक्षों से रबर, शहद, गोंद, चंदन आदि प्राप्त किया जाता है। वृक्षों को बहुकीमती लकड़ियां प्राप्त हो जाती है, जिससे जहाज, रेल के डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियां आदि अनेक प्रकार की वस्तुओं के लिए चारागाह का उत्तम चारागाह का प्रबंध किया जाता है। फिर इसमें आपको आगे लिखना है कि वन क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों के आकर्षक का केंद्र होते हैं। वन्य प्राणियों के आवास तथा सुरक्षा स्थल है। वृक्षों के कंदमूल, फूल, फलों से अनेक औषधियों का निर्माण होता है। वृक्षों की खाद प्राप्त होती है। वनों या वृक्षों को से सरकार को आय होती है। भारत में वनों के से करोड़ों का लाभ होता है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है बच्चों अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जूम हो गया क्या, अप्रत्यक्ष लाभ के बारे में। ठीक है, तो देखिए फिर निर्दयी कटाई से जो आपका वनों की कटाई बढ़ रहा है, उससे किस प्रकार से आपका मतलब जो समस्याएं उत्पन्न हो रही, उसके बारे में आपको लिख देना। टेम्परेचर किस प्रकार से बढ़ रहा है, उसके बाद देखिए उपसंहार आपको लिखना है बच्चों। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे वीडियो को रोकिए और रोक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है कोरोना एक महामारी। तो कोरोना क्या आया था उसके बारे में पहले लिखना। ठीक है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने कोरोना वायरस की महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत ही सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है, जो मनुष्यों के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। पर आज कोरोना संक्रमण पूरी तरह से दुनिया हताश है। उसके बाद आपको कोरोना वायरस के बारे में यहाँ पे लिख देना है कि कहां से प्रारंभ हुआ, चीन के वुहान से प्रारंभ हुआ। पूरे देश में इन्होंने किस प्रकार से एक विकराल रूप मतलब बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। सारे देश की अर्थव्यवस्था इसकी वजह से किस प्रकार से चौपट हो गया, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिख देना। ठीक है, वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग, ज्यादा हार्ड नहीं है। फिर इसमें आगे आपको लिखना है बच्चों कोरोना के क्या क्या लक्षण है उसके बारे में। तो देखिए बच्चों, कोरोना वायरस में सबसे पहले बुखार के बाद सूखी खांसी होती है, फिर एक हफ्ते के बाद सांस लेने में, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने से भी, इसको नहीं तो एक बार आप लोग पढ़ लीजिए इसको ध्यान से। ठीक है, वीडियो को रोकिए
पीडीएफ तो आपको मैं दे ही रहा हूं, जिस तरह से हिंदी इलेक्टिव का हिस्ट्री का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में दिया है, उसी प्रकार से इसका भी पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ये ज्यादा समझने वाली बात नहीं है। आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे, क्या होता था पहले, बुखार लगता था, सर्दी खांसी किसी को हो जाता था तो आप लोग मजाक से भी बोलते होंगे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कहते थे कि नहीं? बस उसी प्रकार से यहाँ इसी का लक्षण था। इससे क्या क्या परेशानी होती है, फेफड़ा किस प्रकार से प्रभावित हो जाता था, आपका किडनी फेल हो जाती थी, उस प्रकार से मतलब किडनी फेल जिसका रहता था उसकी मौत जल्दी हो जाती थी। ये सब आपको सारे पॉइंट लिख देना। कोरोना वायरस का संक्रमण होने पर देखिए क्या क्या करना चाहिए। कोरोना वायरस के संक्रमण होने पर बताया जाता था ना, तो क्या क्या करना चाहिए? तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु काढ़े का प्रयोग करना है। काढ़े नहीं पीते थे, आदि मिला के, गोल की जीरा मिला करके, ठीक है, तेजपत्ता काढ़ा बना करके पीते थे। ठीक है, उसके बाद पतंजलि वाला आया था बूस्टर डोज, बूस्टर डोज नहीं कर सकते, मतलब एक आया था जो आपके इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, कोरोना वायरस आपको नहीं होगा, वो पीते थे हम लोग। क्या, जब तक ठीक ना हो जाए तब तक दूसरों से दूरी बना करके रखना है, आइसोलेट रहना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको लिख देना। फिर लास्ट में कोरोना वायरस के बचाव को लिख देना है। इसको पढ़ लीजिए आप लोग इसे आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद इसे फैलने के उपाय भी, मतलब इसको आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा टाइपिंग कर दिया है, आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, छोटा करके भी लिख सकते हैं बच्चों। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आपका जो प्रश्न था पत्र लिखने का है, यहाँ पे ख नंबर होगा। ठीक है, क नंबर दे दिया गया है कि अपने प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिखिए जिसमें खेल का सामान उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई। तो बार बार हम लोग प्रधानाचार्य को लिखते हैं, तो बस वही आपको लिखना है, सेवा में प्रधानाचार्य, फिर स्कूल का नाम लिखना है नीचे आपको, फिर विषय देना। विषय यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि खेल सामग्री उपलब्ध कराने के हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, जैसे कि हम लोग नहीं कहते कि कोई भी अधिकारी के पास पत्र लिखने। पिछला बार आपका क्या था कि अपने गांव में कोरोना सेट 1 में शायद इसी तरह से था कि कोरोना का कैंप, कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप लगाने हेतु प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक पत्र लिखे। तो वहां पे क्या लिख देते हैं, सेवा में प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी। ठीक है, जिसके पास लिखना है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा सेवा में, जिसके पास लिखना है उसका यहाँ पे दे दीजिएगा पोस्ट, मतलब जैसे चिकित्सा पदाधिकारी के पास लिख रहे हैं, प्रखंड पदाधिकारी के पास लिख रहे हैं। ठीक है, उसके पास आपको लिख देना है। उसके बाद विषय आपको लिखना है कि इसलिए आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे आपको लिखना है महोदय, तो यहाँ पे महाशय भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं सविनय निवेदन है कि इस विद्यालय में, यहाँ पे थोड़ा छूट गया, सविनय निवेदन है कि, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इस विद्यालय में 5000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कि मतलब जितना बच्चे पढ़ते हैं 300-400 लिख सकते हैं, कि उसकी तुलना में खेलने का सामग्री बहुत ही कम है। इस विद्यालय में एक बड़ा मैदान भी है लेकिन खेल उपकरण एवं खेल सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो कौन से आप मंगाना चाहते हैं, क्या क्या, उसके बारे में यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखिएगा कि आशा है कि आप हम छात्राओं के निवेदन को मानने की कृपा करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे दिनांक लिख दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको साइड में नीचे उसको लिखना है भवदीय, तो आपका विश्वासी छात्र। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं विश्वासी छात्र एवं छात्रगण। ठीक है, आपका विश्वासी छात्र एवं छात्रगण यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे स्कूल के बारे में लिख रहे हैं। स्पेशल तो आप नहीं लिख रहे हैं कि मेरे लिए कैरम बोर्ड मंगा दीजिएगा। स्पेशल आपको छुट्टी मांगने तब लिख रहे हैं कि आपका प्रिय, आपका विश्वासी छात्र, नहीं तब लिखते हैं आप लोग आपका विश्वासी छात्र। ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, पूरा स्कूल के बारे में लिखना है, इसलिए लिखिएगा भवदीय छात्र एवं छात्राएं। ठीक है, किसी स्पेशल का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ग नंबर का प्रश्न था बच्चों, कि अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर किसी दैनिक मतलब जो रोज पेपर आपका आता है, दैनिक पत्र के संपादन को वो पत्र लिखिए। ठीक है, तो कोई भी आप लोग जो रोज पेपर आता है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे रांची एक्सप्रेस को लिखा गया है, आप लोग टाइम्स ऑफ इंडिया को लिख सकते हैं, हिंदुस्तान को लिख सकते हैं, प्रभात खबर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही है सेवा में। फिर यहाँ पे किसके पास लिख रहे हैं, अरे भाई पहले हम लोग लिखते थे प्रधानाचार्य के पास। ठीक है, सेवा में, तो यहाँ पे किसके पास लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे संपादक महोदय, संपादक के पास लिख रहे हैं। ठीक है, तो संपादक महोदय लिखेगा, वहां पे प्रधानाचार्य के पास लिखते हैं प्रधानाचार्य महोदय। प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास लिखेंगे तो प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, वहां पे बताया जाएगा, वही लिखना है। फिर वो एड्रेस नीचे देते थे स्कूल का, उसी प्रकार से यहाँ पे संपादक का एड्रेस दे देंगे। ठीक है, अगर कोई भी पदाधिकारी के पास लिखने बोलेगा तो उसका ऑफिस का एड्रेस दे देंगे, ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद विषय लिखना है। विषय यहाँ पे आपका दिया हुआ रहता है, देखिए ये थोड़ा मोबाइल एज हैंग कर रहा है। ठीक है, इस वजह से इस तरह हो रहा है। देखिए विषय आपका क्या दिया हुआ है कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति पर। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर। सारा कुछ आपका दिया हुआ है, सिर्फ आपको जिस प्रकार से लिखते हैं वो आपको समझना है। ठीक है, फिर उसी प्रकार से आपको महोदय लिखना है कि मैं अपने जनप्रिय दैनिक रांची एक्सप्रेस के माध्यम से अशोक राजपथ क्षेत्र में बढ़ती गुंडागर्दी एवं गिरती कानून व्यवस्था की ओर से सरकार एवं प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। ठीक है,
उसके बाद इस प्रकार से लिख लीजिएगा, उसके बाद समस्या यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिर लास्ट में आपको लिखना है कि अतः पैराग्राफ चेंज करके कि अतः सरकार एवं प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करा रहा हूं, आशा है कि सरकार इस कमी को दूर करेंगे। डेट यहाँ पे लिख दीजिएगा, डेट नीचे इस प्रकार से इधर लिखना है आपको। फिर यहाँ पे आपको लिखना है भवदीय, ठीक है। भवदीय के बाद आप लोग यहाँ पे अपना नाम दे दीजिएगा, कुछ भी अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ पे छ लिख दिया है, कोई बात नहीं। आप लोग उसके बाद अपना एड्रेस दे दीजिएगा और अपना जिला का नाम लिख दीजिएगा। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए पत्रकारिता किसे कहते हैं, आपका ये है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिए कि देश विदेश में घटने वाली घटनाओं को संकलित करके उन्हें समाचार के रूप में संपादित करने की विधा क्या कहलाती है, पत्रकारिता कहलाती है। मतलब पत्रकार किसे कहते हैं, रिपोर्टर, जो यहाँ वहां घटना हुआ उसको क्या किया, संकलित किया, एक जगह इकट्ठा किया और आप तक पहुंचाते हैं, उसे क्या कहते हैं, संपादित करते हैं, पेपर में छपाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मीडिया में, यूट्यूब में दिखाते हैं, तो टीवी में दिखाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, पत्रकार कहते हैं। ठीक है। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार हैं। पहला है खोजपरक पत्रकारिता। देखिए खोजपरक पत्रकारिता किसे कहते हैं कि सार्वजनिक महत्व के भ्रष्टाचार एवं अनियमितता को उजागर, मतलब खोजा कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है ये रोड बनने में, तो इसको खोज करके जो निकाला पत्रकार निकालते हैं उसी को क्या कहते हैं, खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। वही लिखा हुआ कि जांच पड़ताल की जाती है, उन्हें प्रमाण एकत्र किए जाते हैं तथा प्रकाशित किया जाता है टेलीविजन में। इसे स्ट्रीमिंग, टेलीविजन में अगला नहीं देखते हैं, स्टिंग ऑपरेशन कहते हैं। आज एक ऑपरेशन होगा, स्टिंग ऑपरेशन देखिए, देखना मत भूलिएगा, उसी प्रकार से। ठीक है, उसी को खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद है विशेषीकृत पत्रकारिता। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग इसको समझ सकते हैं बच्चों। उसके बाद है वॉचडॉग पत्रकारिता, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रख लीजिएगा। देखिएगा, सरकार के कामकाज पर निगाह रखने वाली और उसकी गड़बड़ियों का उजागर करने के लिए को क्या कहते हैं, वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। देखिए वॉचडॉग और खोजपरक में क्या अंतर है समझिएगा। खोजपरक में क्या होता है बच्चों, जो काम हो चुका है, जो काम हो चुका है उस पर अगर कोई गड़बड़ी हुई थी, जैसे चारा घोटाला हुआ था बच्चों, तो उस पर बाद में किसी व्यक्ति ने क्या किया, लालू जब जेल गया था ना चारा घोटाले के लिए, तो बाद में वो किसी व्यक्ति ने उसे खोजा था, किसी रिपोर्टर ने उसे खोजा था। ठीक है, जो काम हो गया था उसका। और क्या होती है इसमें वॉचडॉग में, अभी वो देख रहा है कि आप कैसा काम कर रहे हैं, नजर बनाया हुआ है, ये प्रेजेंट का है वॉचडॉग। वॉचडॉग आपका प्रेजेंट में जो घटना हो रही है उस पर नजर रखता है, और जो खोजपरक है जो पहले हो चुका है उसको लेकर के वो पत्रकारिता करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, खोजपरक। और वॉचडॉग मतलब अभी जो वर्तमान में हो रही है। क्लियर है। उसके बाद है एडवोकेसी, उसके बाद है आपका वैकल्पिक पत्रकारिता। ठीक है, उसके बाद है पित्त पत्रकारिता या पेज 3 पत्रकारिता। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक से आ जाता है, निम्नलिखित में से किसी एक का काव्य सौंदर्य लिखिए। बच्चों देखिए, आपका जो है यहाँ पे कविता दिया हुआ है, ये आपका किताब का ही कविता है। ठीक है, मत सोचिएगा कहां से, अगर आपने बुक पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा ये किताब का ही है आपका। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसकी काव्य सौंदर्य आपको लिखना है 5 नंबर का है। तो पहले आपको पॉइंट दे करके लिखना है। ठीक है, कि ग्रामीण वातावरण को जीवंत बनाने के लिए ग्रामीण शब्दों, अक्षर, चित, अचरज आदि का सुंदर प्रयोग किया गया है। इसमें देखिए, इसमें आपको जो है ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी इसकी विशेषता है कि काले काले और खड़ी खड़ी में पुनरीकृत प्रकाश अलंकार है। कौन पुरस्कार है, पुनरीकृत प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा क्या है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया, आसान भाषा का, मुक्त छंद एवं प्रसाद गुण है। उसके बाद चौथा इसका पॉइंट है बच्चों, विशेषता है इसका कि निरीक्षर चंपा के हृदय में उठने वाली भावों को सुंदर अभिव्यक्ति की गई है। उसके बाद आपका ख नंबर का जो है बच्चों, इसी के अथवा में दोनों में से किसी एक का काव्य सुंदर आपको लिखना है। मैं यहाँ पे दोनों बता दे रहा हूं, एग्जाम में इनमें से कोई भी आ सकता है, इसलिए मैं सारा बता रहा हूं। ठीक है, खुदा नहीं ना सही आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नजारा तो है ए नजर के लिए। तो यहाँ पे इसको आप लोग देखिए, इसकी काव्य विशेषता की या जो है उर्दू शब्दावली का स्वाभाविक तथा प्रभावपूर्ण प्रयोग इसमें हुआ। एक क्या है, उर्दू है। ठीक है, खुदा नहीं बोलते, मुस्लिम भाई लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पे खुदा। ठीक है, तो ये उर्दू वर्ड है, उर्दू का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। भारत की धार्मिकता अर्थात से मुंह चुराने का एक साधन मात्र है, अर्थात इस अर्थात का मानसिक विश्लेषण इसमें किया गया है। उसके बाद देखिए तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि देश का जन सामान्य ईश्वर के बारे में लुभावनी कल्पना करता है और इसी कल्पना के सहारे अपना दुख भरा जीवन को काट लेता है। क्लियर है बच्चों, ये इसकी विशेषता हो गया। उसके बाद आप जो चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, ये भी आपका किताब से क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 3 नंबर का है, यहाँ पे 3 प्रश्न है, इनमें से किसी 2 का उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न है, चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ते पर बजर गिरे, मतलब बजर नहीं बिजली कड़क जाए। बजर का मतलब खोटा भाषा नहीं बोलते, बजर गिर तो उत्तर पर रहे, बजर गिर गए
कड़क ये तो बिजली गिरे वो क्यों कहा है? तो देखिए बच्चों, चंपा नहीं चाहती कि उसका पति उसे छोड़कर धन कमाने के लिए कलकत्ता जाए। कलकत्ता महानगर परिवार को तोड़ने वाला है। यह प्रतीक है शोषण का। इस शोषण के साधारण व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाता है। चंपा अपने पति से अलग नहीं होना चाहती है, अतः वह कलकत्ता का विनाश चाहती है, जिससे उसका परिवार टूटने से बच जाए। मतलब ये जो चंपा है वो अपने पति को दूर नहीं जाने देना चाहती है कलकत्ता कमाने के लिए, ठीक है। इस वजह से कहता है कि कलकत्ता पर बजर गिरे। उसके बाद देखिए बच्चों, ख नंबर का जो प्रश्न है, ख नंबर में आपका प्रश्न है कि कवि अपनी गजल में चिराग के माध्यम से क्या संकेत करता है? तो देखिए बच्चों, इसके आंसर को कवि ने चिराग के माध्यम से स्वतंत्र भारत की ढेर सारी खुशियां मिलने का संकेत किया है, पर हुआ इसके विपरीत, अर्थात यहाँ की सामान्य जनता को एक भी खुशी नहीं मिली। चिराग वास्तव में प्रकाश का प्रतीक है, जबकि स्वतंत्र भारत में दुख रूपी अंधकार व्याप्त है। देखिए बच्चों, पीडीएफ तो मिल जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। इतना मेहनत से आपके लिए मैं पीडीएफ तैयार करूंगा, अरे आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो मेरा कुछ फायदा नहीं होगा। मैं भी पैसा के लिए ही वीडियो, अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं तभी मेरे को पैसा मिलेगा, ठीक है, यूट्यूब की ओर से। वो ज्यादा नहीं मिलता, बहुत ही कम पैसा मिलता है, फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि बच्चों की भलाई हो। टाइपिंग कर देखिए, पहले क्या होता है, आंसर तैयार करना पड़ता है, उसके बाद टाइपिंग करना पड़ता है, ठीक है। सारा का पीडीएफ मैंने दे दिया है, आपका जियोग्राफी का पीडीएफ मैंने दे दिया है, ठीक है। जियोग्राफी का दे दिया है, आपका हिस्ट्री का दे दिया है, और आपका हिंदी इलेक्टिव का दे दिया है, और इकोनॉमिक्स का भी दे दिया है बच्चों। उसे आप लोग देख लेंगे एक बार, ठीक है। वीडियो भी उसका पढ़ा हुआ है सारा, वो समझने वाले सब्जेक्ट है, उसे आप लोग अवश्य देखेंगे। उसके बाद ग नंबर का प्रश्न है, आओ मिलकर बचाएं में कवित्री क्या बचाने की प्रेरणा देती है? तो देखिए बच्चों, आओ मिलकर बचाएं कविता में कवित्री झारखंड की संताली रंग और वहां की जीवन शैली को बचाना चाहती है। आज सब बढ़ती शहरी संस्कृति का प्रभाव उसे सर्वत्र दिखने लगा है। वह इसके बढ़ते प्रभाव से अपनी बस्तियों को बचाना चाहती है, जिससे वहां के लोगों के जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, अखड़पन और जुझारूपन का भाव हमेशा बना रहे। वे पहले की भांति धनुष बाण कुल्हाड़ी की धारणा करते, उन्हें पूर्व के समान ही अपने जंगलों में ताजी हवा की नदियों से पावनता, मिट्टी की सौंधी गंध, नाचने गाने के लिए खुला आंगन, बच्चों के लिए खेलने के लिए खुला मैदान, पशुओं के लिए हरी घास और बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति मिलती रहे। वह पहले की तरह विश्वास, आशा और अपने सपनों के संसार जीना चाहती है। उसके मन में अपने संस्कृति संस्कारों से विशेष प्रेम है, इसलिए कवित्री उन्हें, मतलब जो कविता लिखे वो उन्हें क्या करना चाहती है, बचाना चाहती है। उसके बाद देखिए बच्चों, पांचवा जो प्रश्न है, यहाँ पे भी आपका 3 प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से 2 ही प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, पहला इसका प्रश्न है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी? तो देखिए बच्चों, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा थी कि यहाँ की धरती, जंगल, पहाड़, नदी, खेत इत्यादि के साथ साथ यहाँ के करोड़ों निवासी भी भारत माता हैं। भारत जितना भी हमारी समझ में था, उससे भी परे ये जितना है उससे कहीं भी अधिक व्यापक है। मतलब जितना हम लोग समझते हैं उससे अधिक व्यापक है हमारा भारत देश। क्लियर है? यह है आपका नेहरू जी के, भारत माता के प्रति नेहरू जी की अवधारणा। उसके बाद देखिए बच्चों, ख नंबर का जो आपका प्रश्न है, ख नंबर का आपका प्रश्न है बच्चों, क्या आप हेडमास्टर को ट्यूशन में सहायता करने का दोषी मानते हैं? क्यों? तो देखिए बच्चों, हेडमास्टर ट्यूशन के अलावा काले धंधे में प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं है। वह किसी अध्यापक का समर्थन नहीं करता है, लेकिन वह अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह अवश्य है। स्कूल का मुखिया होने के नाते उनका यह उत्तरदायित्व है कि वह ट्यूशन पर लगाम कसे। कोई भ्रष्ट अध्यापक ट्यूशन के लिए छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। अगर उसे इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो शीघ्र उस पर कार्रवाई करे, लेकिन वह ऐसा कुछ नहीं करता है, इसलिए वह लापरवाही करने का दोषी है। उसके बाद ग नंबर का इसका प्रश्न है बच्चों कि स्फीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करता है? तो देखिए बच्चों, स्फीति के लोग का जीवन बहुत कठोर है। यह लंबी शीत ऋतु होती है। यह क्षेत्र वर्ष में 8-9 महीने शेष विश्व के काटा हुआ रहता है। यहाँ जलाने के लिए लकड़ी भी उपलब्ध नहीं होती है। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं। यहाँ न हरियाली है और ना ही पेड़। यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी नहीं होती है। यहाँ वर्ष में एक ही सफल उगा सकते हैं, एक ही फसल उगा सकते हैं, माफ कीजिएगा,
एक ही फसल उगा सकते हैं। जो गेहूं, मटर तथा सरसों के अतिरिक्त दूसरी फसल नहीं हो सकती है। यहाँ पर किसी प्रकार का फल व सब्जियां पैदा नहीं होती है। यहाँ रोजगार के साधन नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य नहीं है, किंतु सिंचाई के साधन नहीं है। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल पारिस्थितिक में जीवन व्यतीत करते हैं। उसके बाद 6 नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, देखिए, शेखर जोशी अथवा निर्मला पुतुल की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको अगर आप शेखर जोशी के लिखते हैं तो उसके दो रचना का नाम लिखना है। मतलब यहाँ पे दो राइटर दिया हुआ है, इनमें से किसी एक का आपको दो रचना लिखना है। उन्होंने जो कहानी लिखा है अथवा कविता लिखा है उसकी रचना के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो शेखर जोशी ने रचना किया है वो पहला क्या है आपका, कोसी का घटवार और नौरंगी बीमार है। ठीक है, ये आपका दो रचना हो गया शेखर जोशी का। यहाँ पे आपको दोनों में से किसी एक का ही लिखना है। ठीक है, मैं आपको दोनों बता दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक आ सकता है, दोनों आ सकता है। ठीक है, तो दो वहां पे अगर दो रहता है तो आप लोग एक ही लिखिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, उसके बाद निर्मला पुतुल का जो रचना है बच्चों वो है नगाड़े की तरह बजते शब्द और आपका है अपने घर की तलाश में। क्लियर है। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद जो आपका प्रश्न है सातवां जो है प्रश्न बच्चों कि ओलो अंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ ही कई सामाजिक मुद्दे को समेटे हैं। किसी दो समस्याओं को अपने विचार प्रकट करें। तो देखिए बच्चों, पहला जो हम लोग देखेंगे ओलो उधारी एक ऐसी रचना है जो बेबी हालदार की आत्मकथा होने के साथ साथ हमें एक अनदेखी दुनिया के दर्शन करवाती है। यह ऐसी दुनिया के बारे में है जो हमारे आसपास है, फिर भी हम इसको देखना अपनी शान के विरुद्ध समझते हैं। दो प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए बच्चों, पहला जो विशेषता है कि स्त्री की स्थिति। इस रचना में बेबी पति के अत्याचारों के कारण उसे छोड़कर और अपने बच्चों के साथ लेकर किराए के मकान में रहने लगती है। घरों में नौकरानी का काम करके वह अपनी आजीविका चलाती है। ठीक है, अपने समाज का व्यवहार उसके प्रति कटु है। अन्य औरतें ही उस पर ताना मारती है। प्रत्येक व्यक्ति उस पर अपना अधिकार समझता है और एवं उसका शोषण करना चाहता है। उसका मानसिकता, शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया जाता है। उस पर विभिन्न प्रकार की वर्जनाएं थोपे यानी मतलब इल्जाम लगाया जाता है। ठीक है, तथा सहायता के नाम पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। मतलब हम सहायता करेंगे, इस पर उसका मजाक उड़ाया जाता है। दूसरा जो इसकी विशेषता है बच्चों कि गंदी बस्तियां। इस रचना में गंदी बस्तियों के संबंध में बताया गया कि घरेलू नौकर तंग बस्तियों में रहते हैं, वहां शौचालय की सुविधा नहीं होती है। महिलाओं को इस मामले में बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नालियों, कूड़ेदान आदि के निकट स्थित इन बस्तियों में अनेक बीमारियां फैलने का डर सदैव बना रहता है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए, इसका जो अगला प्रश्न है बच्चों कि जब लेखिका ने अपनी रचना अपने नाम के साथ पत्रिका में छपी देखी तो उसके मन स्थिति कैसी थी। मतलब जब लेखिका क्या करती है, जो अपना लिखता है, मतलब कविता तो कहानी लिखता है बच्चों, तब उसका जो होता है पत्रिका में उसकी रचना जो छपती है तो उसे देखकर जो होती है वो लेखिका की मन किस प्रकार से होता है। ठीक है, मन की स्थिति कैसी रहती है उसके बारे में आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, एक दिन अचानक लेखिका को एक पैकेट मिला। उस पैकेट में लेखिका के लिए एक पत्रिका थी। लेखिका अपने पत्रिका के पेज पर लिखने लगी। एक जगह उसने अपना नाम लिखा था। ठीक है, ओलो आधारी बेबी हालदर। उसका मन खुशी से नाचने लगा। उसे जेठू की याद आई कि आशापूर्ण देवी भी व्यस्त समय में लेखन करती थी। वह भूल गई कि चाय के लिए पानी आग पर चढ़ा है। वह चाय बनाकर भागी भागी बच्चों के पास गई। कहा कि देखो एक चीज उसने सबको अपना नाम दिखाया। वह काफी प्रसन्न थी बच्चों। ठीक है, मतलब उसका जो नाम पेपर में पत्रिका में छप जाती है, उसकी कहानी रचना, इस वजह से वो काफी खुश थी। सारा मतलब जो उसका चाय चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है, उसे भी देखना छोड़ देती है, भूल जाती है उसके बारे में। उसके बाद देखिए 8वां जो प्रश्न है बच्चों, तातुस लेखिका को देखकर प्रसन्न क्यों हो उठती है। तो देखिए बच्चों, तातुस पूरे दिन अकेले रहते हैं। उनके साथ उनका छोटा बेटा रहता था, पर वह एकांतवासी था। वह किसी से भी बात नहीं करता था। तातुस लेखिका को अपनी बेटी के समान मानते थे। उससे बातें करके उन्हें खुशियां मिलती थी और उसकी उदारी दूर हो जाती थी। लेखिका के साथ हंस बोलकर उसको आनंद का अनुभव होता था। यही कारण है कि वे लेखिका को देखकर खुश हो जाते थे बच्चों।
उसके बाद देखिए बच्चों, इसके अथवा में जो प्रश्न है कि लेखिका बेबी हालदार बाहर में के किसी व्यक्ति से बात क्यों नहीं करती थी। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा बच्चों कि घर के बाहर लेखिका किसी से भी अधिक बात नहीं करती थी। उसने औरतों के बीच बैठना भी नहीं सीखा था। कभी कभी कहीं कहीं खड़ी भी होती थी तो वही बातें आरंभ हो जाती थी कि कैसी रहती हो, बच्चों के साथ अकेली तुम्हारा पति तुम्हारा साथ क्यों नहीं रहता है। अपरिचित भी उससे बात करने का प्रयास करते थे, मगर लेखिका उनका मतलब समझती थी। इसी कारण वह सभी से दूरी बना करके, मतलब गलत चरित्र का गलत फायदा उठाना चाहते थे, गलत फायदा बात करके लोग उसे, अनजान लोग भी बात करना चाहते थे और गलत फायदा उठाना चाहते थे। ठीक है, यही कारण था। उसके बाद देखिए बच्चों, ये आपका क्लियर हो गया 8 नंबर का प्रश्न। इतना ही प्रश्न था आपका, 8 नंबर तो ही रहता है। तो यहाँ पे आपका सेट 2 कंप्लीट हो गया। कुछ देर में सेट 3 कंप्लीट आपका हो जाएगा बच्चों। सेट 1 आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, नहीं देखा है तो देखिए, इसको आप लोग वीडियो को पूरा देखें। इस वजह से बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चैनल के पे अगर आप नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है, एग्जाम से 2 दिन पहले आपको VVI क्वेश्चन, प्रत्येक सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।